हल्द्वानी से कुमाऊं के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत। सिंह धामी ने वर्चुअल किया उद्घाटन। चंपावत तक मिलेगा हेली सेवा का आनंद। बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश तेज। अब्दुल मलिक की तलाश में छापेमारी जारी। जमीन विवाद के एक और मामले में एफआईआर दर्ज। लोगों को लाखों रुपए बांटने वाले हैदराबाद के सलमान रेहा। पुलिस ने युवक को हिदायत देकर छोड़ा। हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में बांट रहा था नोट। चार धाम यात्रा की तैयारियों पर मंथन शुरू। गढ़वाल कमिश्नर ने सभी विभाग के अफसरों संघ की बैठक। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर विशेष ध्यान देने का निर्देश। रामनगर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का धरना। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन। रामनगर विधायक का दफ्तर घेरा। और हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का हुआ स्वागत। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। अधिवक्ताओं ने गिनाई अपनी समस्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। हल्द्वानी से खबर। कुमाऊं के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी है। गोलापार हेलीपैड के चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए उड़ान सेवा के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया और इस दौरान लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन के मुताबिक 7 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से भरेगा, जिसमें हल्द्वानी से चंपावत का जो किराया है वो 2500 रुपए है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3000 रुपए और हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया 35,000 रुपए रखा गया है। आज ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी। ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो ये जीवन देने वाली सेवा है। ये लोगों को जीवन देगी, नया जीवन देगी और कई लोगों का जीवन इससे बचेगा। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार जारी है। अब्दुल मलिक पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकार की 13 बीघा से अधिक जमीन को षड्यंत्र से हेराफेरी करने का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि इस मामले में साल 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया और उसके नाम से एफिडेविट भी बनवाया गया। और इस बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में कई नए
तथ्य जो हैं वो प्रकाश में आए हैं। अब्दुल मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी ओर बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी पर भी नगर निगम ने एफआईआर दर्ज किए हैं। न्यायालय को गुमराह करने के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच शुरू कर दी गई है। पूरा की भूमि है जिसे अब्दुल मलिक का मलिक के बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से नाम जाना जाता है। उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा की ज़मीन मूलतः लीज में दी गई थी। बाद में वो लीज ख़त्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई और बाद में उसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी ज़मीन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे वापस लिया और अभी एक रिट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका हम काउंटर बना रहे थे। उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि ये लीज जब ट्रांसफ़र हुई अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति को, बाद में वो बेदखली कार्रवाई उसमें चली, तो अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति से ज़मीन को ट्रांसफ़र दिखाते हुए लोग अपने हक का दावा करते हैं। लेकिन अब्दुल रजा की मृत्यु हमारे अभिलेखों के अनुसार 1988 में होना प्रतीत होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। केश के नगर निगम सभागार में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने विनय शंकर पांडे और सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह आईजी, गढ़वाल कर्ण सिंह नगन्याल और यात्रा जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी सहित पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, परिवहन निगम और विद्युत विभाग, साथ में सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर विशेष रूप से फोकस करने को कहा। 2024 में होने जा रही चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुखद बनाया जाए। चारधाम यात्रा से पहले सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। चारधाम यात्रा को लेकर ये मेरी अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई है। इसमें लगभग सभी जनपदों के जिलाधिकारी और एसएसपीज और जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी के साथ काफ़ी लंबा विचार विमर्श करीब 2 घंटे हम लोगों का हुआ है। हम लोगों ने पूरी यात्रा में इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा कि पुरानी यात्रा या पिछले वर्ष की जो यात्रा हुई थी उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं पिछली बार भी की गई थी, तो केवल उसकी एनालिसिस काफ़ी की गई कि किस किस जगह पर क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। हमारी जो पूर्ववत जो पुलिस बल है, लगभग 4000 के आसपास के पुलिस बल चारधाम यात्राओं में हमेशा लगती रही है, तो उसका आकलन कर लिया गया। यद्यपि लोकसभा चुनाव भी है इस बार, लेकिन दोनों ही दशा में हमने, यदि लोकसभा चुनाव और चारधाम साथ साथ ही चल रहे होते तो उसमें हमने भी लोकल जैसे होमगार्ड है, पीआरडी, उसकी आवश्यकताओं का भी आकलन कर लिया गया और उसका हम लोग फोर्स का जो मैनेज कर लेंगे। जो एसडीआरएफ है, हमारे एनडीआरएफ की मांग भी रहती है, उसमें गोताखोर पुलिस की जो ड्यूटियाँ लगती है, पर्यटन पुलिस की जो ड्यूटियाँ लगती है, वो सब रहेगी एज इट इज़। बढ़ते आगे, बागेश्वर जिले में भी लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां गतिमान हैं। बागेश्वर जिला अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल द्वारा स्वीप पोस्टर का विमोचन करते हुए बागेश्वर के नागरिकों से अपील की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और पहाड़ में फैले अव्यवस्थाओं में से बागेश्वर में घटती वोटर्स की तादाद जिलाधिकारी बागेश्वर को चिंतित कर रही है। डीएम अनुराधा पाल ने पलायन कर चुके लोगों से भी अपील की कि वोट देने बागेश्वर जरूर आएं। बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं को शपथ भी दिलाई जा रही है। बागेश्वर जनपद के सभी वोटर से मेरी अपील है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि हमारे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मात्र 57% रहा है, जबकि देश का नेशनल जो एवरेज है वो 67% रहता है। तो हम 10% पीछे हैं, तो हमें ये नेशनल एवरेज को बीट करते हुए 75% तक अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ह्यूज चैलेंज भी है, क्योंकि हम जानते भी हैं तो बहुत सारे वोटर्स नीचे पलायन कर चुके हैं। उनसे भी अपील है कि वो लोग यहाँ आएँ और आकर अपना वोट जरूर कास्ट करें। इसके लिए हम लोगों ने पोस्टर बैनर यहाँ से लॉन्च किया और हमने एक नई पहल भी की है कि हमने एक शपथ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि जिसमें सभी वोटर्स को शपथ लेनी है, घर घर जाकर उनको शपथ हमारे बीएलओ दिलवा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है। हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी
बीवीआर से पुरुषोत्तम ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। जो निर्वाचन 2024 को देखते हुए तैयारी को देखने के लिए आज हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर मीटिंग किया है। यहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी हद तक अच्छा है। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर भी जो पहले जहाँ पर हो रहा था उसको भी चेंज किया गया है। हमारा यहाँ पर टारगेट है कि ऑलमोस्ट 90% पोलिंग यहाँ पर होना चाहिए। इसी के तहत जिलाधिकारी महोदय को हमने जो भी सहयोग मांगा है सो उसके तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और आचार संहिता का उल्लंघन तो अभी शुरू तो नहीं होगा, बट जब भी शुरू होगा तब सतर्क रखने के लिए बोला गया है। अभी तो फिलहाल वोटर लिस्ट में नाम वो देखे, उसके लिए हमने पोलिंग पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग किया है और मेन हमारा टारगेट है कि यहाँ पर 90% पोलिंग कैसे हो। खबर हल्द्वानी से है, जहां गौ रक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में बिरयानी की दुकानों पर हलाला और प्रामाणिकता लगवाने और सभी बिरयानी की दुकानों में के बंद करने और उनके संचालन और कर्मचारियों का सत्यापन कराने की मांग की है। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि शहर में इन दिनों बिरयानी की दुकानों की बाढ़ सी आ गई है, जिनमें अधिकांश लोग दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जैसे बाहरी शहरों से आकर दुकानें संचालित कर रहे हैं और इसके अलावा बिरयानी की दुकानों में हिंदुओं को हलाल मांस की बिरयानी बेचकर उनका धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। कानूनी अपराध भी है। प्रशासन को दुकानों के संचालन और कर्मचारियों का सत्यापन करवाना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली अनहोनी से बचा जा सके। देखिए, इसी चीज़ का हमारा विरोध चल रहा है। पहले तो मांस की पूर्ण रूप से दुकानें बंद हों। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं 8 तारीख को कैसे माहौल को बिगाड़ा गया, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति इनका सत्यापन किया जाए, कैसे यहाँ आए हैं, क्या इनके पास यहाँ की प्रमाणिकता है। उसके पश्चात जो आप ये दुकानें खोल के बैठे हैं उसका आपके पास सत्यापन है या सत्यापन नहीं है, उसकी प्रमाणिकता की जांच की जाए। कैसे आप मांस परोस रहे हैं, हलाला का है, झटके का है, उसका आप सत्यापन करें, वह हमको बताया जाए। मंगलवार को पूर्ण रूप से बंद की जाए। देखिए, आज हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट बहन जी को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इस समय पे हल्द्वानी शहर में बिरयानी की दुकानें अधिक मात्रा पे खुल गई हैं, जो बरेली, दिल्ली, रामपुर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों से आकर हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। और हमने इनमें देखा कि इन बिरयानी की दुकानों में अधिकतर हलाल मांस को परोसकर हिंदू व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। मामला इस प्रकार है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बहुत सारी अधिकांशतः हलाल ये बिरयानी की दुकानें खुली गई हैं और जैसा कि हमें पता लगा है कि इन बिरयानी की जो दुकानें हैं उनमें मुख्यतः हलाल वाला मीट जो है वो परोसा जा रहा है, जिससे कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। उसके बाद एक अनुरोध सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ये भी है कि जो भी ये जो शॉप हैं बिरयानी की, इनमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनका सत्यापन करवाया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। खबरों का उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव को लेकर अल्मोड़ा निवासी पेशी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि पूर्व में कोर्ट ने एनटीपीसी जोशीमठ में ब्लास्टिंग और टनल निर्माण की समस्या को लेकर एनडीएमए के सम्मुख अपना पक्ष रखा और एनडीएमए उस समस्या पर सुनवाई करके सुझाव राज्य सरकार को दे, परंतु अभी तक उस पर सुनवाई पूरी नहीं हुई। रिपोर्ट एनडीएमए ने राज्य सरकार को दी, जबकि ये अति संवेदनशील मामला है। जोशीमठ में ब्लास्टिंग करने की वजह से करीब 600 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि पूर्व में एनटीपीसी की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर यह भी कहा गया था कि जोशीमठ में निर्माण कार्य और ब्लास्ट करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी परियोजना जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है और इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि इनकी परियोजना 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए उन्हें ब्लास्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने दोनों से एनडीएमए के पक्ष में अपना पक्ष रखने को कहा है अपने पास, जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने 10 जून की तिथि नियत की है। याचिका जोशीमठ भू धसाव से संबंधित याचिका है, जिसमें जोशीमठ में करीबन 600 से ज़्यादा घरों में दरारें हैं और जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो पूरी तरह इम्पैक्टेड है।
तो इस याचिका में कोर्ट ने आज ये बोला कि बहुत एक सीरियस मुद्दा है और एनडीएमए ने और टाइम समय मांगा है कुछ 1 महीने का, तो कोर्ट ने उनको समय दिया। जो एनटीपीसी परमिशन मांग रहा है ब्लास्टिंग की अपनी टनल बनाने के लिए, उसको लेके एनडीएमए की वहाँ सुनवाई चल रही है और पूरी सरकार की रिपोर्ट सबके सामने है। अब कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में, जो कि 10 जून को है, 10 जून को जो नेक्स्ट हियरिंग लगी है उसमें एनडीएमए की रिपोर्ट के बेसिस में आगे इसकी सुनवाई करेगी। हमारा ये कहना है कि एनडीएमए को परमिशन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सारी जो अभी भी 8 रिपोर्ट जो सरकार ने रिलीज़ करी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट में, वो बताती है कि जोशीमठ की जो स्थिति है वो बहुत ही क्रिटिकल है। वहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली ब्लास्टिंग रिलेटेड नहीं हो सकता। नैनीताल उच्च न्यायालय के सभागार में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने आज नवनियुक्त चीफ जस्टिस का स्वागत किया और आयोजित किया। बार सभागार एसोसिएशन के अध्यक्ष DCS रावत ने हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की मुख्य पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। बार सभागार में अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर बोलते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विचार करने के साथ ही उन्हें हल करने का भी प्रयास किया जाएगा। Look into what the bar is wanting. They want a generator set, they want Wi-Fi for all the advocates, and that is already under consideration. So I think it will help the young lawyers, and they want a pathway during rainy season. We will look into that. कर रहे हैं हम यंग एडवोकेट्स को हायर करने की स्पीड में हैं। अगर 15-20 लॉयर्स हमें यंग मिल जाएंगे, वो ओल्ड केसेस में हमारी हेल्प करेंगे। हमने ऑलरेडी फाइल्स 2 कोर्ट रूम्स में पहुँचा दी हैं। सो हमें सिर्फ 15-20 यंग लॉयर्स चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस तक, 5 साल, तो वो काम करेंगे, तो उनको भी लर्निंग हो जाएगी, कोर्ट की भी, कोर्ट के लिए भी अच्छा है। बढ़ते आगे, लक्सर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन के बैनर तले अध्यक्ष नीलम और शबनम उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को 4 सूत्रीय मांग पत्र, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी देने के साथ ही लक्सर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत से कार्य कर रही हैं, अगर उन्हें उन्हीं की मेहनत का पूरा दाम न दिया जाए तो सरकार क्या देगी। महिलाओं को वैसे तो बढ़ावा दिया जाता है कि वे बाहर आके काम करें, लेकिन अगर उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना ना मिले तो क्या करेंगी, वे अपना घर कैसे चलाएंगी। बहुत सी हमारी बहनें इसी नौकरी पे डिपेंड है। अगर उन्हें अपना घर चलाने के लिए अधिक से अधिक मजबूरी करनी पड़ रही है और वे इतना मजबूर होकर इस नौकरी में लग रही हैं, अपना टाइम दे रही हैं, तो कम से कम सरकार को ये चीज़ तो देखनी चाहिए कि उन्हें उनका मेहनताना पूरा मिले। सभी आंगनवाड़ी उपस्थित हैं, वो अपने संगठन के साथ हैं। और दूसरा, हम लोगों ने पहले रैली के माध्यम से, धरने के माध्यम से सरकार को अपने ज्ञापन सौंपने चाहे, लेकिन सरकार हमसे ना मिल रही है, ना हमसे बात कर रही है, ना हमारे किसी भी बातों को सुनने को तैयार है। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम पूर्ण कार्य बहिष्कार करके अपने केंद्रों पे ताला लगा के रहेंगे। ना पोषण ट्रैकर का कोई काम करेंगे, ना BLO का काम करेंगे, ना अन्य किसी भी विभाग का हम कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी। देखिए, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक आंगनवाड़ी जो संगठन है, उन्होंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रेषित है एक ज्ञापन दिया है, जिसके जो मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ।